मुलायम और अखिलेश यादव के खिलाफ आमदनी से जायद अससाजात के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 4 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। सीबीआई ने कहा कि इस केस में जांच 2013 में बंद हो चुकी है। सीबीआई ने यह भी लिखा है कि एजेंसी आगे क्या करेगी, इस जानकारी को वो अदालत में दाखिल करेगी। अयोध्या में मुतनाज़ा अराजी पर पूजा की इजाजत वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान तबसरा करते हुए कहा कि आप जैसे लोग मुल्क को अमन चैन से नहीं रहने देंगे। अदालत ने 5 लाख के जुर्माने को हटाने से भी इनकार कर दिया। अर्जी गुजार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जुर्माना आयद किया था। बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला दायर किया है। मीनाक्षी लेखी के मुताबिक राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के राफेल मामले पर फैसले को गलत तरीके से पेश किया है। इस मामले में समाअत 15 अप्रैल को होगी। गुज़िश्ता बुध को सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण की नजरसानी की अर्जी पर समाअत हुई थी। अदालत ने राफेल मामले में फिर से समाअत पर रजामंदी जताई थी। पूरे मामले पर न्यूज 18 नुमाइंदे सुशील ने मीनाक्षी लेखी से बातचीत की। हमारे साथ इस समय बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी हैं। मैम, राहुल गांधी के खिलाफ आपने कंटेम्प्ट फाइल किया है, क्या उन्होंने टिप्पणी की थी और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, जब राफेल का मैटर कोर्ट के आगे था तो कुछ ऐसे दस्तावेज जो कि चोरी किए गए थे सरकारी डिपार्टमेंट से, वो कोर्ट के सामने पेश किए गए। तो एक सवाल, लीगल कानूनी सवाल था कि क्या चोरी किए हुए कागज कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं और कोर्ट उनको देख सकता है। उसके ऊपर कोर्ट ने निर्णय किया कि अगर कागज हैं तो देखा जा सकता है, लेकिन कोर्ट ने इसके बियॉन्ड कुछ तय नहीं किया। लेकिन ये व्यक्ति कोर्ट जाके कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है। कोर्ट ने भी कह दिया 30,000 करोड़ अनिल अंबानी को दिया, वो चोर ने ऐसा, ये सब कोर्ट के अंदर कोई बात नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके का आक्षेप लगाकर चुनाव को भटकाने की कोशिश है, और जो सीरियस तरीके से देखा जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब मानना है कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट की, जो सबसे बड़ा कोर्ट हिंदुस्तान का, जहां पे चीफ जस्टिस के कोर्ट के ऑर्डर हैं, उसको मिस कोट करना, मिस रिप्रेजेंट करना, ये सीरियसली सेक्शन 15 के तहत, सेक्शन 15 और 3C के तहत क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अभी कोर्ट ने ये नहीं माना कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। फिलहाल कोर्ट अभी उस मिनिस्ट्री के दस्तावेजों की वैधता को तय करेगा और पुनर्विचार याचिका अभी पेंडिंग है। तो ये कह देना कि भ्रष्टाचार हुआ है कहीं ना कहीं सवालों के वो नहीं, और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ नहीं, नाम लेकर कहना कि चौकीदार चोर है और गैर कानूनी काम, और आज ये लगातार इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं, और ये लगातार हरकतें जो की जा रही हैं उसी का कारण है कि रिपीटेडली इस तरीके की हरकत की गई है। और इस व्यक्ति को, जो बिल्कुल मानने वाली बात नहीं, लगातार जिसको पता नहीं कानून क्या कहता है, जिसको कुछ समझ नहीं है, ऐसा व्यक्ति देश की रिप्रेजेंट करेगा। तो फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत फिलहाल इस पूरी याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगी। लेकिन मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल किया है। अब देखना यह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले में अपना क्या कुछ अंतरिम फैसला सुनाती है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर मरकज को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड पर रोक लगाने से इनकार किया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में जामिया समाअत की जरूरत है। अदालत ने सभी जमातों से रकम की जानकारी शेयर करने को कहा है। अदालत ने 15 मई तक मामले मिले चंदे की जानकारी 31 मई तक मुहरबंद लिफाफे में जमा करने को कहा है। आज के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम निर्णय दिया है, इंटरिम जजमेंट, ये फाइनल जजमेंट नहीं है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन मिला है, उनको, जिन्होंने वो दिया है डोनर के पर्टिकुलर्स, उनको इलेक्शन कमीशन को एक सील्ड बंद लिफाफे में देने होंगे। और क्योंकि ये आखिरी जो टाइम है बॉन्ड देने का, बॉन्ड खरीदने का, वो 15 मई है। उन्होंने कहा है 30 मई तक हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने बॉन्ड्स का ब्यौरा कि किसने उनको दिया है ये इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन उसे अपने पास रखेगा और फिर आगे तारीख लगेगी जब फाइनल पूरा फैसला होगा।
नागालैंड प्रदेश कांग्रेस ने नायब वजीर आला YP अटन पर इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम लगाया है। नागालैंड प्रदेश कांग्रेस के मुताबिक YP अटन BJP का चुनाव निशान लेकर पोलिंग मरकज में दाखिल हुए थे और अपने साथ 8 वोटर स्लिप लेकर गए थे। उसका मतलब उन्होंने कई वोट डाले हैं। कांग्रेस ने इसे गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक अमल करार दिया है। चीफ इलेक्टोरल अफसर अभिजीत सिन्हा ने आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कांग्रेस का कहना है कि एक वोटर एक वोट का उसूल क्या नायब वजीर आला पर नाफिज नहीं होता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में चुनावी रैली से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया। वजीर आजम ने कहा, अब अवाम को तय करना है कि मुल्क में ईमानदार चौकीदार चलेगा या नामदार, हिंदुस्तान के हीरो चलेंगे या पाकिस्तान के पैरोकार। किस दिशा में जाएगा इसका फैसला करने जा रहे हैं। तो आपको तय करना है कि अब देश में ईमानदार चौकीदार चलेंगे या भ्रष्टाचारी नामदार। हिंदुस्तान के हीरो चलेंगे या पाकिस्तान के पैरवीकार। साथियों, एक तरफ कांग्रेस और एनसीपी की महामिलावट की खोखले वादे और दूसरी तरफ एनडीए की महायुति के बुलंद इरादे पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको तय करने में और आसानी हो जाएगी। जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी तो देश सिर्फ गाँव ही झेलता था। कभी मुंबई में बम धमाके, कभी यहां पड़ोस में पुणे में धमाके होते थे। आज आए दिन हम उस समय बम धमाके देखते थे। आंखों में कौन मरता था? हमारा किसान, व्यापारी, विद्यार्थी, नौकरी पेशा, मजदूर, यानी हर किसी की जान पर संकट था। 5 वर्ष में आपने इस चौकीदार की सरकार भी देखी है। अब वो बम धमाके कहां गए? साथियों, इस चौकीदार ने ई टेंडरिंग घोटाले में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब 300 करोड़ के फर्जी वेबसाइट घोटाले में कार्रवाई की बारी है। बीजेपी सरकार में हुए इस घोटाले की जांच के लिए कोर्ट ने EOW को हुक्मनामा जारी किया। इस फर्जी वेबसाइट घोटाले में महकमे ताल्लुकात आमा और बीजेपी लीडरों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। शिवराज हुकूमत में फर्जी वेबसाइट्स को करोड़ों के इश्तेहारात दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले की जांच कर रही EOW ने कई कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। खबरों के मुताबिक 2012 और 2015 के दरमियान बीजेपी लीडरों के इशारे पर महकमे ताल्लुकात आम्मा ने 235 फर्जी वेबसाइट्स को इश्तेहारात के नाम पर करोड़ों रुपए दिए थे। EOW ने महकमे ताल्लुकात आम्मा से मामले से जुड़ी कई जानकारियां मांगी हैं। उस मामले में कोर्ट ने EOW को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है और हमने जनसंपर्क विभाग से उससे संबंधित विवरण बुलाया है। तो विवरण जब प्राप्त होगा तो परीक्षण के बाद कोर्ट में हम प्रस्तुत करेंगे। 2016 में EOW में फर्जी वेबसाइट्स को लेकर शिकायत हुई थी। जब शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मामले को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई और कोर्ट ने EOW को मामले की जांच का हुक्म दिया, लेकिन उसके बावजूद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 2018 के दिसंबर में एक RTI कारकुन ने सबूतों के साथ EOW में शिकायत की। उसके बाद इस शिकायत पर भी EOW ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये मामला फिर जिला कोर्ट पहुंचा और उसके बाद कोर्ट ने 3 महीने के अंदर इस मामले पर मुफस्सल जांच रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। कोर्ट ने PI पंजीबद्ध कर लिया है। कोर्ट अदालत ने उनको निर्देशित किया है
कि आप जो है तो प्रकरण पंजीबद्ध करके और अंतिम जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, लेकिन जिसमें ईओडब्ल्यू ने विगत 3 माह का समय लिया गया है। 3 माह के अंतर्गत उनको अंतिम प्रतिवेदन दिया गया है। ये लगभग 300 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसमें कम से कम 4-5 IAS अधिकारी जो है तो इसमें लिप्त हैं। ई टेंडरिंग में FIR होने के बाद बीजेपी उसे बदले की सियासत करार दे रही है। फर्जी वेबसाइट्स घोटाले की जांच में तेजी आने से बीजेपी के कई लीडरों और उनके दौरे इख्तिदार की नौकरशाही पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात बीजेपी को झटका। द्वारका असेंबली सीट पर 2017 में हुए असेंबली इंतखाबात। कांग्रेस उम्मीदवार मीर अमन गोरिया ने किया था हाईकोर्ट से रुजू। बीजेपी उम्मीदवार पबूभा मानेक जीते थे चुनाव। मानेक पर कागजात नामजदगी दाखिल करते वक्त गलत जानकारी देने का इल्जाम था। गोरिया के लगाए इल्जाम को सही पाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर नाजरीन, हम आपको बता रहे हैं, गुजरात बीजेपी को झटका लगा है। द्वारका असेंबली सीट पर 2017 में असेंबली इंतखाबात हुए थे। कांग्रेस उम्मीदवार मीर अमन गोरिया ने हाईकोर्ट से रुजू किया था। बीजेपी उम्मीदवार पबूभा मानेक जीते थे चुनाव। मानेक पर कागजात नामजदगी दाखिल करते वक्त गलत जानकारी देने का इल्जाम लगा था। आपको बता दें, गोरिया के लगाए इल्जामात को कोर्ट ने सही पाया है। इस वक्त की अहम खबर नाजरीन, गुजरात बीजेपी को झटका लगा है। द्वारका असेंबली सीट पर 2017 में असेंबली इंतखाबात हुए थे। आपको बता दें, कांग्रेस उम्मीदवार मीर अमन गोरिया ने हाईकोर्ट की जानिब रुजू किया था। बीजेपी उम्मीदवार पबूभा मानेक चुनाव जीत गए थे। मानेक पर कागजात नामजदगी दाखिल करते वक्त गलत जानकारी देने का इल्जाम लगा था। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान के शहर क्वेटा में आज भयानक धमाका हुआ है। सब्जी मंडी में हुए इस धमाके में अब तक 16 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 30 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। जख्मियों में कई की हालत नाजुक बताई जाती है। हलाक शुदगान में बेशतर अफराद का ताल्लुक हजारा बरादरी से है। हुकाम के मुताबिक IED ब्लास्ट सुबह 7:30 बजे के करीब हुआ है। अमृतसर से सिख श्रद्धालुओं का एक जत्था पाकिस्तान में वाक़ गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब के लिए रवाना हो गया है। बैसाखी के मौके पर पाकिस्तान ने सिखों को वीजा जारी किया है। अटारी से 3 स्पेशल ट्रेनों के जरिए श्रद्धालु पाकिस्तान रवाना हो गए। श्रद्धालु 14 अप्रैल को होने वाले प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। 15 अप्रैल को श्रद्धालु ननकाना साहिब पहुंचेंगे। 2 दिन ननकाना साहिब में क़याम के बाद श्रद्धालु लाहौर में वाक़ डेरा साहिब के दर्शन करने जाएंगे। 21 अप्रैल की उनकी वापसी होगी। रल के इस जत्थे नूं वधिया ढंग दे नाल डिसिपलिन दे नाल खालसा साजना दिवस जिहड़ा है वो असीं रल के उत्थे पंजा साहिब की धरती के उत्ते गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब विखे मनाउण जा रहे हैं। तो असीं जिथे लख वार पूरे संसार भर दी संगतां नूं बधाई पेश करदे हां, उत्थे ये जत्थे दे सारे प्राणियां तो आसां रखदे हां कि पूरे डिसिपलिन दे विच रहिंदे होए आपां सारे ये महान दिहाड़ा जो है हर साल की तरह मनाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस बार खालसा जी का साजना दिवस मनाउण लई गुरुद्वारा पंजा साहिब दे विच 839 यात्रुओं का जिहड़ा जत्था है ये सरदार रविंदर सिंह जी चक मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, बीबी नरिंदर कौर जी मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अगवाई च जा रहा वा। कि सब तो पहले गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब च जिहड़ा खालसे का साजना दिवस जिहड़ा मनाया जाता है, ये पहली परंपरा अनुसार उत्थे जाणगे। उस तो बाद ये गुरुद्वारा ननकाना साहब, गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर ते इन्हां नाल संबंधित जिहड़े गुरुद्वारा सभान दे दर्शन करनगे। पाकिस्तान साडा खालसा साजना दिवस ते जत्था जा रहा है। मैनू उहदी सेवा करन दा मौका मिलिया ते मैं ये गुरु रामदास जी दे चरनां तो असीं असीस लैके इत्थों जिहड़े चाले पा रहे ने ते अग्गों भी मैनू यही आस ते उम्मीद है गुरु साहब साडी पूरे
ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਜੱਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮੂਹ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ किरपा व मौका बख्शिया महाराज ने दर्शन करके आइए। बिहार के सुपौल में उर्दू को बैनुल-अक़वामी जुबान बनाने के लिए इंटरनेशनल सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुख्तलिफ अजला से आए मकाला निगारों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मधुबनी मदरसा बोर्ड के सदर महफूजुर रहमान उस्मानी ने कहा कि जुबान को किसी खास मजहब से जोड़कर देखना गलत है, क्योंकि जुबानों की अपनी अलग अहमियत है। इस तरह से दुनिया में सैकड़ों ज़बान लोग बोलते हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई क्रियोल बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई जर्मन बोलता है, कोई डच बोलता है। मुख्तलिफ ज़बान है जो दुनिया में जानी जाती है और बोली जाती है। लेकिन किसी भी ज़बान को किसी ज़ात, किसी बिरादरी से जोड़ने का नाम। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ एक कपड़े की कंपनी में आग लग गई, जिसके नतीजे में लाखों का इमलाक जलकर तबाह हो गया। कंपनी के मुलाजमीन का इल्जाम है कि फौरी इतला देने के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर ताखीर से पहुंची। इस दरमियान आसपास के लोग आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और अब आग पर काबू पा लिया गया है।